सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन ने अभी तक पिछली दो क्लासेस में एक बेसिक इंट्रोडक्शन जीएसटी को था, वो अपन ने देख लिया था। करेक्ट। तो यानी उसमें हमने कुछ ऐसा खास नया सीखने के बजाय जो हम पहले इंटर लेवल पे पढ़ चुके थे उसको हमने देखा। करेक्ट। तो एक रिकैप हो गया हमारा वो अबाउट ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू द टर्म जीएसटी कि जीएसटी क्या था। अब उसके बाद रियल मायने में जो हमारा फाइनल का एरिया चालू होता है वो आपका पहला टॉपिक सीधा सप्लाई से चालू होता है। सप्लाई के बारे में मैंने आपको बेसिक ऑलरेडी पहले दो लेक्चर्स में बताया था कि बेसिक सप्लाई का रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या है जीएसटी में, कि इट इज़ द टैक्सेबल इवेंट। इफ़ यू कुड रिमेंबर, प्री जीएसटी एरा में ऐसे इवेंट कई सारे होते थे। करेक्ट। सो यू हैड वेरियस टैक्सेबल इवेंट, जहाँ कुछ फेमस लॉ जो बंद हुए उनके टैक्सेबल इवेंट की जब हम बात कर रहे थे, तो जैसे एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चर था, सर्विस टैक्स का इवेंट सर्विस था, वैसे ही वैट का इवेंट सेल हुआ करता था। तो हर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के इवेंट्स अलग अलग होते थे, और इवेंट्स का मतलब कि जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक टैक्स नहीं लग सकता, टैक्स लेवी नहीं हो सकता। तो जैसे एक्साइज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि आपने जो एक्टिविटी की है वो एक मैन्युफैक्चरिंग है, तो एक्साइज लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल। सो मैक्सिमम लिटिगेशन ही उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होते थे कि जो काम किया जा रहा है वो लेविएबल है कि नहीं टू द टैक्स। जैसे वैट के लिए सेल था, तो जैसे मैंने आपको बताया एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर किया, स्टॉक ट्रांसफर इज नॉट सेल, तो उस पर वैट नहीं लगता था। लेकिन जीएसटी में ये सब चीज़ों को ख़त्म करके एक सिंगल टैक्सेबल इवेंट लाया गया था, एंड दैट वाज सप्लाई। तो अब आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा कि आपने जो किया वो मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं। आपने टी को टाटा टी बनाया, सॉस को केचप बनाया, ये कुछ नहीं पूछा जा रहा। आपसे एक ही चीज़ पूछी जा रही कि वेदर यू हैव डन अ सप्लाई। और कल को अगर ये साबित हो गया कि आपने जो किया है वो सप्लाई है, तो फिर बात खत्म, जीएसटी इज लेविएबल, क्योंकि आपने उसका टैक्सेबल इवेंट अट्रैक्ट कर लिया। तो जीएसटी को लेके जितने भी सेक्शंस हम पढ़ते हैं वो मोस्टली सीजीएसटी एक्ट के पढ़ते हैं। तो सप्लाई के जो इवेंट है वो इवेंट ही दिया हुआ है सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो है ये सप्लाई के बारे में डील करता है। और सप्लाई क्या है? सप्लाई को जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट माना गया है। दिस इज द टैक्सेबल इवेंट। इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ दिस वर्ड हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब तक ये काम नहीं होगा, अगर मैंने कल को ये साबित कर दिया कि जीएसटी में जो मैंने किया वो सप्लाई ही नहीं है, तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट जीएसटी लॉ इज़ नॉट लेविएबल टू मी। मैं पूरे जीएसटी एक्ट के दायरे से बाहर हो जाता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले जो आपने साबित करना है कि जो किया जा रहा है वो टैक्सेबल इवेंट के अंदर कवर हो रहा है कि नहीं, तो इसके बारे में सेक्शन 7 एक आउटलाइन बाउंड्री इस चैप्टर की अगर अपन दें कि ये चैप्टर कितने में ख़त्म होने वाला है, या क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर को देखने के बाद वी आर गोइंग टू गेन नॉलेज आउट ऑफ इट, तो ऐसे कई टर्म्स हैं, ऐसी कई डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर के बाद हम सीख जाएंगे। करेक्ट। जैसे कि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द टर्म गुड्स, क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सबसे पहली दो चीज़ ही आपको जो सीखना है वो है गुड्स किसे कहते हैं और सर्विस किसे कहते हैं। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ अगर वो गुड्स ही नहीं हुआ या सर्विस ही नहीं हुआ तो अगेन जीएसटी के स्कोप से बाहर हो जाते हैं। करेक्ट। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ये ऐसे कई टर्म्स हैं। टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं, टेरिटरी किसे कहते हैं, ये सारे टर्म्स, ये सारी डेफिनेशंस हम यूज टू होने वाले इन सब वर्ड्स और इन सब डेफिनेशन से। करेक्ट। उसके बाद की फोकस जो हमारा इस चैप्टर में रहेगा वो रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 7। यानी इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपने अपने आप से सवाल करना है कि सेक्शन 7 में लिखी गई एक एक बात आपको पता है कि, क्योंकि जो भी सवाल आए, जैसा भी सवाल आए एट द फाइनल लेवल, जैसे भी सवाल आएंगे अल्टीमेटली वो आपसे केस स्टडी बना के यही पूछेगा कि जो काम किया गया वेदर इट इज सप्लाई और नॉट। तो अगर वो सप्लाई है कि नहीं है ये पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो सेक्शन 7 के अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं, और इफ इट इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 7 तो कौन से क्लॉज में फॉल कर रहा है। तो एक आउटलाइन बाउंड्री सेक्शन 7 की पहले मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले दे रहा हूँ, ताकि आपको पता हो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 7 जो है वो एक तरीके से चार सब सेक्शनों में बटा हुआ है। एग्जाम लेवल पे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे, अगर आप अपने जवाब में टू द पॉइंट विथ सेक्शन विथ रेफरेंस अगर अपने आंसर को देते हैं, तो कैसा भी एग्जामिनर आ जाए, किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए, वो आपको डिफीट नहीं कर सकता।
एक आप अपना आंसर लिखते हैं कैजुअली कि हाँ सप्लाई का मतलब ये होता है, आपने जवाब तो सही लिखा लेकिन उसमें आप लॉ का रेफरेंस नहीं दे पा रहे। आपने लिखा कि सप्लाई इसको इसको बोलते हैं, दिस आर रेफर टू एज सप्लाई, बट यू कुड नॉट सपोर्ट इट विद अ रेफरेंस ऑफ लॉ। और एक स्टूडेंट ऐसा जिसकी आंसर शीट जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं उसने पूरा सप्लाई क्या है विद लॉ पूरा समझाया, करेक्ट। तो ऑब्वियसली यू कैन मेक द डिफरेंस इन द आंसर ऑफ टू, और मार्क्स में जो फर्क पड़ता है वो उसी बात से पड़ता है। So always remember, first impression becomes your last impression in any of the CA final examination. तो जब आप वो एग्जामिनेशन कोट कर रहे हैं तो इसलिए सेक्शन 7 जब आप पढ़े तो आपको सेक्शन विथ सब सेक्शन विथ क्लॉज ये सब आपको पता होना चाहिए, और ये सब अपन क्लास में देखने वाले हैं, करेक्ट। यानी आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप ये सारे सवालों के जवाब इस एक पेज में दे पाएंगे, ये पूरा चैप्टर आपका एक पन्ने में खत्म हो जाएगा। अगर आप ये एक पेज का पूरा जवाब एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये चैप्टर आपका तैयार हो गया, करेक्ट। सो दैट इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू आस्क एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर कि क्या हम ये जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, करेक्ट। तो मैंने आपको आउटलाइन बाउंड्री दी। सेक्शन 7 जो होता है, सेक्शन 7 4 सब सेक्शनों में बटा हुआ है। यू हैव 7 सबसेक्शन 1, यू हैव 7 सबसेक्शन 2 एंड 7 सबसेक्शन 3। जब जीएसटी लॉ आया था तब केवल इसमें 3 सबसेक्शंस थे। फिर ऑब्वियसली आप जानते हैं एक नया घर और उसमें होने वाले चेंजेस, करेक्ट। तो फिर बाद में एक सेक्शन इंसर्ट किया विच इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। तो इस तरीके से 4 सबसेक्शन है, 7-1, 7-1A, 7-2 एंड 7-3, दिस आर द 4 सबसेक्शंस। अब ये 4 सबसेक्शन में भी इसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। क्या सप्लाई है इसका भी जवाब मिलेगा, और क्या सप्लाई नहीं है इसका भी जवाब मिलेगा। फिर आप 7 सबसेक्शन 1 में बात करें तो ये फर्दर 4 क्लॉजेज में डिवाइडेड है। तो यू हैव 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ये 3 शुरू से थे। फिर एक इंसर्ट किया गया 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल। अभी आपको ये भले ही डेंजरस लग रहा है लेकिन वंस यू आर डन अप विद दिस चैप्टर ये सब विद क्लॉज विद सबसेक्शन विद सेक्शन आपकी जुबान पे बैठा होगा, करेक्ट। तो एक आउटलाइन अपन वापस से रिकॉल कर ले। 7 में टोटल कितने सबसेक्शंस हो रहे हैं अपने पास? 4 सबसेक्शन हो रहे हैं। कौन कौन से? 7 सबसेक्शन 1, 1A, 2 एंड 3। उसके अंदर फिर क्लॉजेज आपको देखने को मिलते हैं 7 सबसेक्शन 1 में। 1 में आपको 4 क्लॉजेज देखने को मिलेंगे, 7-1A, डबल ए, बी एंड सी। तो ये 4 क्लॉजेज है। तो कोई भी सवाल आए, सबसे पहला काम एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है, पहला काम है फिल्टर एनालिसिस। कि आपने फिल्टर करके पहले ये खोजना है कि वो सवाल किस चैप्टर का है। तो जितने भी चैप्टर आप फाइनल में पढ़ते हैं ये आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी पता करने में कि वो सवाल किस चैप्टर का है। एक बार आपको पता चल गया कि वो सवाल सप्लाई चैप्टर का है, अब आपका पूरा फोकस जो है वो इस एक पन्ने पे आ जाता है एग्जाम हॉल में कि आपने सप्लाई में क्या पढ़ा था। तो जब वो 7 पढ़ा था तो अब आप पहले आप फोकस करेंगे कि हमने 7 में कितने सबसेक्शन देखे थे। तो यू हैव सीन 1, 1A, 2, 3। फिर आप उसमें खोजने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट वो बिलोंग करता है। तो आपको जो भी रिकॉल आएगा उस वक्त तो आप बोलेंगे ये आइदर 7-1 है, 1A है, 2 है या 3 है। और फिर आप अपने आंसर की शुरुआत उस पैटर्न पे करते हैं कि दिस प्रोविजन इज कंटेन्ड इन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट 2017। दिस इज हाउ आवर आंसर राइटिंग अप्रोच बिगिंस, करेक्ट। तो ये हम सीखने जाएंगे, करेक्ट। इसके अलावा कोई भी एक्ट में सेक्शंस होते हैं तो आप जानते हैं सेक्शंस के साथ साथ शेड्यूल्स भी होते हैं। आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं उसमें आपको सेक्शंस मिलते हैं तो उसमें आपको शेड्यूल्स मिलते हैं। आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं उसमें आपको सेक्शंस मिलते हैं तो शेड्यूल्स। जीएसटी इज नो एक्सेप्शन। तो जीएसटी भी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन भी मिलेगा और वो सेक्शन के साथ शेड्यूल भी मिलेगा। तो ऐसे 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, 2, 3। अब ये शेड्यूल 1, 2, 3 ये भी एक एक करके क्या बोलते हैं अभी तो यहाँ लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे तब इसमें मैं आऊँगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि 3 शेड्यूल होते हैं जीएसटी में। सो यू हैव टोटल सेक्शन 7 जो इसमें पढ़ना है और 3 शेड्यूल जो है वो देखना है। और उसके बाद लास्ट एरिया फॉर डिस्कशन अपना रहेगा इस चैप्टर में, वो रहेगा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। यानी एक बार हमने ये क्लियर कर लिया कि सप्लाई क्या है, इस स्टेज तक हम ये पूरी तरीके से जान जाएंगे कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई जान गए उसके बाद अगला काम होता है हमें ये पता करना कि वो सप्लाई कौन सा। इसका मतलब एक बार डिसाइड हो गया कि दुल्हन है तो वो दुल्हन किसकी है, चंगू की है कि मंगू की है। सो दैट विल बी द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग। तो वो सप्लाई है, पहले तो उसका सप्लाई होना पड़ेगा। अगर एक बार सप्लाई है तो वो कौन सा वाला सप्लाई है, वेदर इट इज़ अ कंपोजिट सप्लाई और इट इज़ अ मिक्स सप्लाई, ये हम देखने वाले हैं, करेक्ट। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। तो ये 2 एरियाज फॉर डिस्कशन अपने रहेंगे, करेक्ट, यानी सप्लाई
एंड कंपोजिट में सप्लाई, दो सेक्शन इस चैप्टर में आप देखने वाले हो, सेक्शन 7 और सेक्शन 8, करेक्ट। तो अब यानी ये दिस इज द आउटलाइन बाउंड्री ऑफ दिस चैप्टर। बताइए आउटलाइन बाउंड्री क्लियर। तो अब अपन अपने सीधा कोर एरिया पे आते हैं, वो है सप्लाई। जब सप्लाई की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला दोनों सवालों के जवाब आपको सेक्शन 7 से ही मिलते हैं कि सप्लाई किसे कहते हैं तो सप्लाई किसे नहीं कहते हैं। दोनों सवालों के जवाब आपको इसी बात से मिलेंगे। तो पहले सप्लाई क्या होता है और क्या नहीं होता, तो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए शुरू करता है सप्लाई क्या है उसको लेके। अगर आपने सप्लाई कहलाना है तो कोई भी चीज को सप्लाई कहलाने के लिए तीन चीजों का होना इंपॉर्टेंट होता है, और वो तीन चीजें होती है आपकी, एक होता है एक्टिविटी, एक होता है बिजनेस, और एक होता है कंसिडरेशन। फॉर अ इवेंट और एन एक्टिविटी टू बी कॉल्ड एज सप्लाई, उसमें तीन चीजों का होना जरूरी है। पहला होना चाहिए एक्टिविटी, दूसरा होना चाहिए बिजनेस, तीसरा होना चाहिए कंसिडरेशन, और इसीलिए इसी को आप ABC भी बोलते हैं। यानी जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो काम आपने किया वो सप्लाई है कि नहीं है, उसके लिए आप चेक करते हैं कि उस काम में ABC हुआ है कि नहीं। अगर ABC है तो वो सप्लाई है, अगर ABC नहीं है तो वो 99% वो सप्लाई नहीं हो सकता, अनलेस देयर इज एन एक्सेप्शन, करेक्ट। अब एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या, कोई ना कोई जलजला होना चाहिए। आपने जब भी कोई काम किया तो वो काम में कोई जलजला दिखना चाहिए। जैसे कि मैंने सेल किया तो सेल इज ए एक्टिविटी, आपने कोई सर्विस दी वो एक एक्टिविटी, करेक्ट। मैंने कोई भी सामान दिया बदले में सामान लिया, एक्सचेंज इज एन एक्टिविटी। कोई ना कोई एक्टिविटी होना चाहिए, करेक्ट। एक्टिविटी आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, और ऑब्वियसली वो बिजनेस के साथ कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो मान लीजिए वो सप्लाई नहीं कहला सकता। तो इसलिए 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए ये चालू ही कैसे होता है, ये चालू होता है एक इंक्लूसिव डेफिनेशन से जो बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स। तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर शुरू ही ऐसे होता है, द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड अंडर और गिवन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए व्हिच सेज सप्लाई इंक्लूड्स। अब सप्लाई इंक्लूड्स की जब बात की है तो उसमें 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो पहले ही उसकी शुरुआती लाइन होती है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ विच इज मेड और एग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन, करेक्ट, फॉर अ कंसिडरेशन। यानी ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सप्लाई होता है। तो सप्लाई के बारे में पूरा बेसिक आपको जो बताया गया वो 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में बताया गया, जिसमें क्या बोला, एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ made or agreed to be made for a consideration by a person in course furtherance of business। चलो इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। सप्लाई का मतलब क्या, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ made or agreed to be made for a consideration by a person इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब जब ये सारी चीजें होती है तभी वो सप्लाई कहलाता है। तो सप्लाई का मतलब क्या, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लग रहा है आपको याद हो रहा है? तो वापस एक बार बोलना अपने, सप्लाई क्या, सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods services or both made or agreed to be made for a consideration by a person in course furtherance of business। तो जब भी सप्लाई का सवाल आता है मैं आपको ऐसे बीच बीच में कुछ ऐसे रामबाण देता जाऊंगा जिसको आप अपने आंसर में इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो सप्लाई से रिलेटेड सवाल है और वहां पे आपको सेक्शन 7 का जिक्र करना है, तो आप जानते हैं लॉ का आंसर जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। अब तक आप ये जान चुके फाउंडेशन से लेके फाइनल आते आते। तो आपने पहला पैराग्राफ जो देना है वही है पूरा लॉ, तो आपने उसमें लॉ को स्पेसिफाई करना है। तो सोचिए आप अपने आंसर, जब आपको ये पता है कि वो सप्लाई से रिलेटेड सवाल है, वो सप्लाई है कि नहीं है ये पूछ रहा है,
तो वो बताने के लिए पहले सप्लाई क्या होता है ये बताना पड़ेगा आपको। तो आप अपने आंसर की शुरुआत ही ऐसे करते हैं, द टर्म सप्लाई इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ CGST एक्ट 2017। दिस इज द स्टार्टिंग लाइन ऑफ योर आंसर, according to which supply includes all forms of supply of goods, services or both, made or agreed to be made for a consideration by a person in course furtherance of business। तो जब आप इतना लिखते हैं तो इसका मतलब आपने लॉ का पार्ट पहले एग्जामिनर को बता दिया, एग्जामिनर ने जाके 7(1)(a) पढ़ना है, इसमें कुछ अलग तो मिलेगा नहीं। और जब उसकी 7(1)(a) की बेयर एक्ट की रीडिंग और आपके आंसर के पहले 4 लाइन अगर मैच खा गए, आपने अपना इंप्रेशन उस पर पहले ही क्रिएट कर दिया। अब आगे आपने उसको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो समझ जाएगा इस बच्चे को मैंने क्या सिखाना है, इस बच्चे ने मुझे सिखा दिया कि बेयर एक्ट और आंसर एक जैसा। यानी अब ये सीए बनने लायक की स्थिति में चालू हो चुका, बना नहीं है, बनाएगा तो वो एग्जामिनर आपको, करेक्ट। लेकिन अब वो स्थिति में आ गया क्योंकि इसने लीगल लैंग्वेज को लिखा, तो अब इसको लॉ का रियल मतलब समझ में आ चुका। तो वहां से आप अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। तो दिस विल बी योर फर्स्ट पैराग्राफ ऑलवेज इन सप्लाई, करेक्ट। तो 7(1)(a) इसका मतलब ये 3 चीजें रहेंगी तब सप्लाई होगा। तो कोई भी केस स्टडी देगा तो उसमें आपको पहले चेक करना है कि कोई ना कोई फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ है कि नहीं, मेड एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन है कि नहीं, बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं। जहां पे ये तीनों चीजें मिलेंगी तो फिर आपने फैक्ट्स को देखते हुए कंक्लूजन करना है कि सिंस देयर इज एन एक्टिविटी विद अ बिजनेस फॉर अ कंसिडरेशन, ऑल 3 एलिमेंट्स रिलेटिंग टू सप्लाई आर प्रेजेंट, हेंस द गिवन एक्टिविटी अमाउंट्स टू सप्लाई। ये आपका कंक्लूजन हो गया, 5 नंबर आपके। तो इस तरीके से आपने अपने आंसर को फ्रेम आउट करना है। तो क्या 7(1)(a) हमारा क्लियर हो गया। 7(1)(a) ने क्या बोला, वंस अगेन, सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods, services or both, made or agreed to be made for a consideration by a person in course furtherance of business। ये सप्लाई का सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब होता है कि सप्लाई बनना है तो उसमें ये 3 चीजें होना मस्ट। अब ये 3 चीजें जो होना मस्ट है, तो उसके बाद अब एक एक करके इसको समझना पड़ेगा। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर आज मैं कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं, आज मान लो मैं जो कर रहा हूँ वो एक एक्टिविटी है पर उसमें कंसिडरेशन नहीं है, या मान लो मैं कोई कंसिडरेशन है लेकिन एक्टिविटी नहीं है, तो क्या वो सप्लाई बन सकता है? टेक्निकली नो। जैसे याद करिए, एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, जिसमें से वो स्ट्रीट में कुछ गाना वाना गाता है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ, ये गाना भी याद है, अब पिक्चर बताओ, अब पिक्चर बताओ। वो कौन सी थी, जान जब तक है जाओ। हाँ, ये याद आ गया। भले हमारा सीए फाइनल का सब्जेक्ट हम रिवाइज करें ना करें, उसको याद करने में हमारे पास रीजन बन जाता है कि हमने रिवाइज नहीं किया था। पर पिक्चर के लिए रिवीजन की जरूरत नहीं होती, कब हमने पढ़ा था वो सब याद रहता है। तो आपने वो मूवी में देखा, लेट्स से शाहरुख खान उसमें स्ट्रीट में गाना गाता है, सिंगिंग एक एक्टिविटी कर रहा है, सिंगिंग इज एन एक्टिविटी। अब जब उसने एक्टिविटी की, ऑब्वियस बात है वहां बहुत सारे लोग खड़े थे जो उसका गाना सुन रहे थे, उन्होंने मान लीजिए कुछ पैसे भी दिए। और ऐसा करते करते आप जानते हैं जीएसटी में एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 20 लाख नॉर्मल, बाकी क्या होता है एक्चुअल जब रजिस्ट्रेशन में जाएंगे सब सीखेंगे। मान के चलिए नॉर्मल लिमिट है 20 लाख। अब मान लीजिए शाहरुख खान वो जो मूवी में गाना गा रहा था, गाना गाते 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 20 लाख का कलेक्शन हो गया, सबने कुछ कुछ पैसे डाले, 20 लाख क्रॉस हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज शाहरुख खान लायबल टू पे जीएसटी ऑन दैट पर्टिकुलर रिसीट? वो जो पैसा उसको मिला जो 20 लाख से ज्यादा है, क्या अब उस पे शाहरुख खान ने जीएसटी पे करना पड़ेगा? इज ही लायबल? अब इस सवाल का जवाब देना है तो आपको एक ही चीज खोजनी है कि क्या शाहरुख खान ने जो किया क्या वो सप्लाई था, वेदर इट अमाउंटेड टू सप्लाई। सप्लाई के लिए मैंने बोला था 3 चीजें होना चाहिए, एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन। एक्टिविटी है, सिंगिंग इज एन एक्टिविटी, मान के चलो शाहरुख खान का वही काम था उस मूवी में, तो वो बिजनेस है उसका। बट द क्वेश्चन अराइजेस, कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन था उस इवेंट में? आपने बोला सर वो लोगों ने पैसा दिया तो पैसा तो मिल रहा है, वो कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन किसको बोलते हैं? कंसिडरेशन तब होता है व्हेन समवन इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे। तो ऐसे इंस्टेंस पे
जब शाहरुख खान गाना गा रहा था और सब लोग जो गाना सुन रहे थे, वर दे अंडर एनी ऑब्लिगेशन कि वो गाना सुन के उनको पैसा देना ही पड़ेगा? नहीं, देयर वाज नो ऑब्लिगेशन टू पे। और जब ऑब्लिगेशन टू पे ही नहीं है, पैसा मिल गया वो एक और बात है, लेकिन देयर इज नो ऑब्लिगेशन, वो वॉलेंट्री पेमेंट है, उसको कंसिडरेशन नहीं बोलते। तो क्योंकि जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो ये कैसा केस है? ये एक ऐसा केस है जहां पे एक्टिविटी है पर कंसिडरेशन नहीं है। और अगर कंसिडरेशन नहीं हो तो क्या ये सप्लाई बनेगा? द आंसर इज नो, इट डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई, नॉट लेविएबल टू जीएसटी। तो इसलिए शाहरुख खान ने उस मूवी में जीएसटी पे नहीं करना, इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। लेकिन वही गाना शाहरुख खान आईफा अवार्ड्स में भी गाता है, और इस गाना गाने के लिए आईफा ऑर्गेनाइजर्स उसको मान लीजिए 25 लाख रुपए देते हैं। अब अगेन काम तो सेम हो रहा है, एक्टिविटी ऑफ सिंगिंग, उसका काम है बिजनेस इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, करेक्ट। कंसिडरेशन आईफा से 25 लाख मिल रहा है, नाउ इज इट कंसिडरेशन? ऑब्वियसली आईफा ने बोला था भैया आप ये परफॉर्मेंस करिए, हम आपको 25 लाख देंगे, सो इट इज एन ऑब्लिगेशन टू पे। तो अब यहाँ पे सेम चीज अगर आईफा अवार्ड्स में किया जाए तो हो सकता है इट में अमाउंट टू सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी, शाहरुख खान को उस पर जीएसटी देना पड़ जाए। लेकिन वही चीज अगर स्ट्रीट सिंगिंग कर रहा है, पैसे मिल भी रहे हैं, तो भी उस चीज पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। इसलिए सप्लाई के लिए एक्टिविटी भी होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, बिजनेस भी होना चाहिए। अभी मान के चलिए एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बिजनेस। वैसे ही उल्टा मान लो कहीं कंसिडरेशन है पर कोई एक्टिविटी नहीं है, तो क्या वो सप्लाई बन सकता है? टेक्निकली वो भी सप्लाई नहीं बन सकता। जैसे कि जब जीएसटी आया तो आप जानते हैं कोई भी चीज सप्लाई होगा तो उस पर जीएसटी लग जाता है। अब 1 जुलाई 2017 को आपकी मम्मा ने आपको बोला बेटा 1 गिलास पानी सप्लाई करना। अब आपके लिए उस वक्त तो वर्ड इतना कॉमन हो चला था कि जैसे ही मम्मी ने बोला पानी सप्लाई करना था, आपने बोला नाउ इट इज लेविएबल टू जीएसटी। तो अब उसमें जीएसटी का मतलब क्या? 1 गिलास पानी जो आपने भरा उसमें 18% एक्स्ट्रा पानी डालेंगे। सप्लाई का मतलब क्या? कि एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन तीनों होना। आज मान लीजिए आपको पॉकेट मनी मिलता है, तो पैसे मिल रहे, पेरेंट्स ने ऐसे लिख के दिया हर महीने हम आपको देंगे ऑब्लिगेशन टू पे, हर महीने पॉकेट मनी के नाम पे आपको कुछ पैसे मिलेंगे, करेक्ट। तो वहां पे पैसा मिल रहा है, सो देयर इज अ इनफ्लो ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है। लेकिन सवाल है एक्टिविटी। अब आप पेरेंट्स को बोलते हैं जून 2017 तक जो पेरेंट्स मान लो पॉकेट मनी के नाम पे आपको 10,000 रुपए देते थे, करेक्ट। अब जुलाई 2017 जिस महीने जीएसटी लॉन्च हुआ, आपको पता चला कि सप्लाई हो गया है, अब जीएसटी लेविएबल होगा। अब आप अगले महीने पेरेंट को बोलते हैं अब 10,000 नहीं, अब 11,800 देना पड़ेगा। तो जिस वक्त आपने 11,800 मांगा, 10,000 से भी हाथ धो बैठे, करेक्ट। तो सवाल ये था, यहाँ पे पैसा मिल रहा है, कंसिडरेशन है, लेकिन कोई एक्टिविटी है? देयर इज नो एक्टिविटी। तो इसलिए जहां एक्टिविटी नहीं है, कंसिडरेशन है, वो भी सप्लाई नहीं होता। जहां एक्टिविटी है, कंसिडरेशन नहीं है, वो भी सप्लाई नहीं होता। एक्स ने वाई को बोला मैं आपको कोई सामान गिफ्ट करूंगा, अब गिफ्ट करना, नाउ इज इट अ सप्लाई? तो ये भी सप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गिफ्ट इज विदाउट कंसिडरेशन। अभी नॉर्मल केस में, अभी अपन इंडिपेंडेंट किसी स्पेसिफिक केस पे नहीं जा रहे, लेकिन नॉर्मली 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ये बोलता है सप्लाई कहलाने के लिए ये तीनों चीजें होना चाहिए, एक्टिविटी भी होना चाहिए, बिजनेस भी होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, करेक्ट। सो एनी एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, एग्जांपल स्ट्रीट सिंगर गिफ्ट मैंने आपको दिया, जहां पे एक्टिविटी है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, ये भी सप्लाई नहीं होता, दिस इज ऑल्सो नॉट सप्लाई। ठीक उसी प्रकार से कंसिडरेशन है पर एक्टिविटी नहीं है, तो ये भी सप्लाई नहीं हो सकता। तो सप्लाई के लिए तीनों चीजें होना मस्ट है, एक्टिविटी भी होना चाहिए, यानी एक्टिविटी हो, बिजनेस हो, कंसिडरेशन हो, तब जाके 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए है जो बोलता है कि आपने जो किया वो सप्लाई होगा। तो जब भी एग्जाम में सवाल आए आपने चेक करना है ए बी सी हुआ है कि नहीं, ए बी सी हुआ तो सप्लाई है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब एक एक करके अपने को इसको समझना पड़ेगा, एक एक वर्ड, एक एक लाइन जब तक हमको क्लियर नहीं होगी आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हमने पढ़ा था सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ। इसका मतलब जब तक गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, हमको यही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसका अब अगला काम क्या है? अगला काम है गुड्स क्या होता है इसको समझना, करेक्ट।
तो उससे पहले चलो इसको बना लो। सप्लाई का मतलब क्या होता है? गिव द हेडिंग चैप्टर आपका सप्लाई। ये पहला पन्ना आप भी वही रखिएगा, ये पहले पन्ने पे चैप्टर खत्म होगा तब मैं आऊँगा, करेक्ट। तो दूसरे पन्ने में आप सप्लाई क्या होता है उसको फटाफट नोट करिए। जैसा मैंने आपको बोला, मेहनत आपने भी करनी है। जब तक आप अपने हाथों से नहीं बनाओगे आपको याद नहीं होगा। देने में तो मैं ये आपको दूंगा, पर कब दूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन आप जब इसको अपने हाथों से बनाओगे तो आप केवल बना नहीं रहे हो, आप याद भी करते चल रहे हो, तो आपकी एग्जाम की तैयारियां भी चल रही है, करेक्ट। तो इसलिए सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो सप्लाई के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जो क्या बोलता है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई of goods, services, or both, which is made or agreed to be made for a consideration by a person in course or furtherance of business. और ये बनाते वक्त ध्यान रखा गया कि हम वर्ड वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो बेयर एक्ट में हो, ताकि यही चीज जो आप याद कर रहे हैं यही चीज आप एग्जाम में पैराग्राफ बना के लिखें। तो ये चार्ट को जनरलाइज्ड लैंग्वेज में नहीं बनाया गया, लीगल लैंग्वेज में बनाया गया है, ताकि आप एग्जाम में इसी को रेप्लिका कर सके, करेक्ट। तो हेडिंग दीजिए फटाफट सप्लाई 7(1)(a), साथ में सेक्शन का भी रेफरेंस है, तो आप एग्जाम में सेक्शन का भी यूज करें, इट इज हाईली रिकमेंडेड। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। इंक्लूड्स एक एक वर्ड का मतलब आप एग्जाम में लिख के आ गए, सप्लाई मीन्स कहानी खत्म। Supply includes all forms of supply of goods or services or both, which is made or agreed to be made for a consideration by a person in course or furtherance of business. और जहां जितनी जगह दिया आप भी वैसा ही बनाएं, ताकि आपका भी वो चार्ट पूरा एक पेज में वैसा ही आ जाए। So that is basically ABC analysis, activity business consideration. तो अब आगे बढ़ रहे हैं, फिनिश्ड। तो अब हमने सप्लाई क्या है, पहला सबसेक्शन पहला क्लॉज याद कर लिया, 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज है जो बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ मेड एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब उससे एक कदम जब हम और आगे बढ़ते हैं तो अब सवाल उठता है गुड्स क्या होता है और सर्विस क्या होता है। तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, पूरी डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिलती है। तो जो गुड्स होता है, गुड्स डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। 2 क्लॉज 52 जो होता है ये डिफाइन करता है आपके गुड्स को। जब गुड्स को डिफाइन करता है तो गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब जब हम देखेंगे तो गुड्स का मतलब क्या होता है, तो गुड्स मींस, गुड्स की शुरुआत ही कैसे किया, डेफिनेशन गुड्स मींस। तो आपको खुशी हुई, मींस मतलब सिर्फ जो बोल रहा है वही गुड्स है। मींस का मतलब यही होता है कि जो बताया गया वही है सिर्फ गुड्स। तो आपको लगा इट्स एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, लेकिन फिर अगली लाइन पढ़ी तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स क्या है? गुड्स सिर्फ सब चीजें जो मूवेबल है। तो सिर्फ और सब चीज, तो फिर बचा क्या? सब आ गया। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। आज जो भी चीज जो मूवेबल इन नेचर है वो सब गुड्स है। आज मूवेबल कैमरा है, आज मूवेबल फर्नीचर है, आज मूवेबल फैन है, आज मूवेबल कंप्यूटर है, आज मूवेबल टीवी है, आज मूवेबल मोबाइल है, आज मूवेबल बैग है। आज आप कोई भी गुड्स उठाइए, हर चीज मूवेबल है, करेक्ट। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स, कुछ भी नहीं बचा। जीएसटी में सब कुछ आ गया, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हाउएवर कुछ चीजों को गुड्स के दायरे से बाहर रखा। पहली लाइन से ये समझ में आया कि गुड्स मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब साफ हुआ कि इट डज नॉट इंक्लूड
इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स ही नहीं है, और इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी। इसलिए कभी आपने देखा है जमीन बेच रहे हैं तो उस पर जीएसटी लग रहा है, कभी कोई घर बेच रहा है तो उस पर जीएसटी लग रहा है, नहीं। तो इसीलिए 1 जुलाई 2017 जब जीएसटी लॉ आया तो सब चीज पे जीएसटी लगना चालू हो गया। उस दिन न्यूज़पेपर में एक ऐड आई। क्या ऐड आई? घर खरीदिए जीएसटी फ्री, जीएसटी मुफ्त पाइए। तो जीएसटी फ्री घर खरीदिए। अब लोगों ने जब पढ़ा, उस समय तो किसी को कुछ ऐसा पता नहीं था, तो उनको इतना पता था कि हाँ जीएसटी आ गया तो कोई भी चीज खरीदो उस पर जीएसटी लगता है। लेकिन ये वाला बिल्डर हमको बिना जीएसटी के घर दे रहा है। कहाँ हम टीवी खरीदने जा रहे थे, चलो घर खरीद लेते हैं। तो वो व्यक्ति जाके घर खरीद लेता है। जब इंडिया में कोई चीज किसी कोई फ्री मिलता है तो फिर यूज सेकेंडरी हो जाता है, खरीदना प्राइमरी हो जाता है। करेक्ट। तो आप सोचिए ये किस तरीके की एडवर्टीजमेंट है। तो एक तरीके से कोई यूज ही नहीं था। इट्स जस्ट लाइक इनकम टैक्स एक्ट सेइंग एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तू क्या एग्जेम्प्ट कर रहा? एंट्री 82 वैसे ही पावर नहीं देता। लेकिन कितने लोगों को पता कि एंट्री 82 में ऐसा लिखा हुआ है? आपने जब एंट्री 82 पढ़ा था उससे पहले आपको पता था? नहीं। तो वही हाल सबका है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, लैंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन एस्टेरिस्क टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जब मैं लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कंप्लीटेड प्रॉपर्टी। लैंड पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। बिल्डिंग दो प्रकार की होती है, एक होता है जो बिल्डिंग बन रही है अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन एक होती है जो बिल्डिंग बन के तैयार है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके हाथों में। अब ये किसकी बात कर रहा है? बिल्डिंग कब बोलते हैं? जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो। अगर बिल्डिंग बन रही है तो वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उस वक्त अगर मैंने वो बिल्डिंग किसी को बेच दिया तो मैं बिल्डिंग नहीं बेच रहा, मैं उसको कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहा हूं। और अगर कंस्ट्रक्शन की सर्विस देंगे इट इज लेविएबल टू जीएसटी, उसे सर्विस माना जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इमूवेबल का मतलब क्या? कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन, यही उसकी शर्त है, तभी उस पर जीएसटी लगेगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। इससे पहले कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्टरी में बताया था कुछ चीजें हैं जो जीएसटी के स्कोप से बाहर है, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आज तक वो शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी आई नहीं। बोला गया था उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लगाएंगे जिस दिन जीजाजी रिकमेंड करेंगे। जीजाजी ने आज तक रिकमेंड ही नहीं किया। करेक्ट। पढ़ाई की तरह कल देखेंगे, वो कल आज तक नहीं आया। तो जब भी मीटिंग होती है पेट्रोल पे जीएसटी लगाना है कि नहीं, काउंसिल बोलता है कल देखेंगे, वो कल जाते जाते 7 साल होने आ रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में समझ जाइए। अब तो गुड्स का मतलब क्या? तो 252 बोलता है गुड्स मींस ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल से समझ में आ गया, इसका मतलब इमूवेबल इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। इसका मतलब दो चीजों को और जीएसटी से बाहर कर दिया। क्या? पैसा और सिक्योरिटीज। दो चीजें जीएसटी के स्कोप से बाहर, मनी और सिक्योरिटीज। तो वो आपने सुना ना, पैसा पैसा करती है जीएसटी से बाहर। तो इसका मतलब अगर किसी का पैसे का काम है इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। ट्रांजैक्शन ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी। अभी मैंने किसी को 100 का नोट दिया, अब बदले में 20-20 के 5 नोट ले लिए, एक्सचेंज। अभी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई बताऊंगा तो उसमें एक्सचेंज भी सप्लाई होता है। अब ये भी तो मैंने एक्सचेंज किया। सवाल है क्या इस पे जीएसटी लग जाएगा? आप मुझे 100 का नोट दो, मैं आपको 20-20 का 4 नोट दूंगा। आपने बोला एक और कहाँ गया? मैंने बोला जीएसटी कट गया। तो क्या किसी ने एक्सचेंज करना है? नहीं। मनी इज नॉट गुड्स। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो मनी में करेंगे वो गुड्स नहीं होता। या फिर दूसरी चीज जो जीएसटी से बाहर है वो है सिक्योरिटीज। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। सिक्योरिटीज एक वाइडर टर्म है जिसका एक हिस्सा होता है शेयर्स। तो आज मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मान लो मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का शेयर खरीदने जा रहा हूं तो क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा? आंसर इज नो। शेयर्स इज नॉट गुड्स, शेयर्स इज नॉट सर्विस, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ना मनी गुड्स है
ना सिक्योरिटीज गुड्स है, तो इन पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन सर हमने तो शेयर खरीदा, उस पे जीएसटी लगा है, कभी देखा है सर? तो जो आप शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 1 लाख का रिलायंस का शेयर खरीदा, तो अब आप जानते हैं आज की तारीख में शेयर खरीदना है तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। फिजिकल तो जमाने हो गए, अब खत्म हुए। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी का आपने शेयर खरीदना है तो डीमेट अकाउंट अब मस्ट है। अब आपने डीमेट अकाउंट जिसके भी थ्रू, जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं, वैसे कई कंपनियां हैं जो डीमेट की सर्विस देती है, आप वहां पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं, और वो ये सब काम करने के लिए कई बार आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज। तो जब आप 1 लाख का शेयर खरीदते हैं, मान लो वो ब्रोकर आपसे 2,000 रुपए ब्रोकरेज लेता है एग्जाम्पल, तो आपको तो 1,02,000 देना पड़ता है, तब जाके 1 लाख के शेयर आते हैं। रिलायंस के शेयर 1 लाख के ही आए आपके पास, पर अब वो जो 2,000 रुपए ब्रोकरेज दिया वो एक सर्विस है जो वो ब्रोकर आपको दे रहा है, और वो जो सर्विस आपको दे रहा है साल भर में 20 लाख से ज्यादा तो ले ही लेता होगा सबसे मिला के वो ब्रोकर। और जब साल में 20 लाख से ज्यादा ले लेता है तो ही इज लेविएबल अंडर जीएसटी, चार्जेबल अंडर जीएसटी। तो वो केवल 2,000 नहीं ले सकता आपसे, क्योंकि उसको सर्विस जीएसटी भी लेना है आपसे, और जब जीएसटी लेना है इनडायरेक्ट टैक्स है, इट इज द एंड यूजर हु इज गोइंग टू पे। तो वो 2,000 के साथ आपसे जीएसटी भी लेगा, और वो जो जीएसटी आपसे ले रहा है, तो उसका effective मतलब क्या हो रहा है कि नाउ उस 2,000 पे जीएसटी लग रहा है, वो 1 लाख पे जीएसटी नहीं लग रहा। यहाँ बात 1 लाख की चल रही है, 2,000 की नहीं चल रही। तो ना मनी गुड्स है, ना सिक्योरिटीज गुड्स है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी तो पहले ही गुड्स नहीं है, तो तीन चीजें गुड्स से प्रैक्टिकली बाहर हो गई। तो गुड्स का मतलब क्या होता है 252 में? गुड्स बोलता है गुड्स मींस ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटीज। हाउएवर क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ चीजों को इसमें शामिल कर दिया, जैसे कि इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, trees or things attached to or forming part of land which are severed or agreed to be severed as a part of contract of supply। करेक्ट? अगर आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करें, याद करें, तो ऐसी कुछ मिलती जुलती डेफिनेशन आपने गुड्स की पढ़ी थी जब आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था। काफी पुराना हो गया मुझे पता है। तो ये डेफिनेशन कहीं और से नहीं उठाई गई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से उठा ली गई। जहां पे गुड्स क्या होता है वो डिफाइंड था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो वैसी ही बातें यहाँ पे भी डाल दी गई। करेक्ट? तो अब जीएसटी में गुड्स का मतलब क्या? द टर्म गुड्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52, जो बोलता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स को भी गुड्स माना गया। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब कोई भी ऐसा क्लेम जो आप एक्शन लेके आप रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, ऐसा कुछ करते हैं, तो ये सब गुड्स के अंदर कवर हो गया, एक्शनेबल क्लेम्स। तो ऐसे जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स। अब कई बार इस बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि भैया क्रॉप्स तो जमीन में ग्रो हो रहा, वो तो इमूवेबल है, तो क्या उसे इमूवेबल माना जाना चाहिए? जमीन इमूवेबल है, क्रॉप्स इमूवेबल नहीं है, इट कैन बी डिटैच्ड। करेक्ट? ट्रीज, किसी का काम है ऐसा ट्रीज बेचना, पेपर इंडस्ट्री खरीदती है ट्रीज। करेक्ट? तो अब जो ये काम कर रहा है बोलता है भैया ट्रीज तो पेड़ में है, वो मूवेबल होता है? ट्रीज तो इमूवेबल है, अटैच्ड टू लैंड। अब जो ट्रीज बेच रहा, सवाल यह है कि क्या उसे गुड्स माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो क्लैरिफिकेशन के लिए सब डाल दिया। ट्रीज इज नॉट इमूवेबल, लैंड इज इमूवेबल, ट्रीज इज अटैच्ड टू लैंड। लेकिन जैसे ही आपने उसको सीवियर किया, सीवियर का मतलब ये होता है अलग किया, तो फिर तो वो मूवेबल है, डिटैचेबल है, फिर तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, तो आप उसे फोल्ड करिए, एक्टिवा में लेके जाइए। तो इसका मतलब गुड्स का मतलब क्या हो रहा है, तो ये क्लैरिफिकेशन के लिए सब डाल दिया। फाइनल रिकॉल, गुड्स मतलब क्या होता है एज पर 252? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and trees and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply। तो वो चाहे सप्लाई के वक्त किया हो या सप्लाई से पहले किया हो, सीवियर का कनेक्शन मतलब उसको अलग कर दिया गया हो जमीन से।
तो उसको गुड्स माना जाता है, करेक्ट। तो चलिए अपन ने अब अगर स्पेसिफिकली गुड्स के ऊपर आ जाए कोई ऐसे दो दो नंबर के सवाल, तो गुड्स क्या होता है वो अपने को पता होना चाहिए। तो गुड्स इज डिफाइंड अंडर 252, जिसका मतलब क्या होता है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are severed or agreed to be severed before supply or under a contract of supply, before supply or under a contract of supply, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं गुड्स। तो इसका मतलब गुड्स पढ़ने के बाद हमको ये क्लियर हो गया कि कुछ चीजें हैं जिनको गुड्स नहीं माना गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स नहीं माना गया है, मनी को गुड्स नहीं माना गया है, सिक्योरिटीज को गुड्स नहीं माना गया है। फिनिश्ड। तो अभी तक अपन ने 7(1)(a) पूरा देख लिया, अपन ने 2 clause 52 पूरा देख लिया। 7(1)(a) में अपन ने क्या लिखा था, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई of goods, services or both made, agreed to be made for a consideration by a person in course furtherance of business। वैसे ही गुड्स के बारे में आपने देखा, डिफाइंड अंडर 2 clause 52 which says goods means every kind of movable property other than money securities but includes actionable claims, growing crops, grass, trees, things attached to or forming part of land which are severed or agreed to be severed before or at the time of supply, करेक्ट। तो मतलब ये बातें अपन ने गुड्स के बारे में देखी थी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। जैसे गुड्स क्या है सीख लिया, तो सर्विस क्या है वो भी जानना है। तो जैसे गुड्स डिफाइंड है सेक्शन 2 clause 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, वैसे ही सर्विस जो है वो डिफाइंड है गुड्स से 50-50 कोस दूर। तो आपने वो कहावत सुनी ना, यहाँ से 50-50 कोस दूर, जब बच्चा सोता नहीं है तो माँ कहती है सो जा, ऐसी कहावत सुनी थी आपने? नहीं, शोले पिक्चर नहीं देखी आपने? ठीक है चलो। तो जैसे 252 गुड्स को डिफाइन करता है, उससे 50-50 कोस दूर सर्विस की डेफिनेशन। The term service is defined under section 2 clause 102। तो ये मकसद सिर्फ आपको सेक्शन याद रहे एग्जाम में लिखने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जाम में ये नहीं लिखना 50-50 क्वेश्चन। तो 2 clause 102, तो 2102 में सर्विस क्या होता है उसको भी डिफाइन किया गया। मजे की बात, जब सर्विस टैक्स लॉ आया था 94 में, 94 से लेके 2012 तक सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन उसमें सर्विस क्या होता है उसकी डेफिनेशन ही नहीं थी कि व्हाट इज मेंट बाय सर्विस। तो उसका वर्ड को डिफाइन ही नहीं किया गया था कहीं फाइनेंस एक्ट 94 में। फिर 2012 में पहली बार सर्विस वर्ड क्या होता है उसको डिफाइन किया गया था, और फिर 2017 आ गया जब तो जीएसटी लॉ ही आ गया। अब उसमें गुड्स डिफाइन किया और सर्विस को डिफाइन नहीं किया, तो सर्विस की आत्मा को चोट पहुंचनी थी। तो इसलिए सर्विस वर्ड को भी डिफाइन किया गया 2 clause 102 में, जो क्या बोला, सर्विस का मतलब क्या, तो बड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोला, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तो सर आपने अभी ऊपर बोला था मनी गुड्स नहीं है, सिक्योरिटी गुड नहीं है, इमूवेबल गुड्स नहीं, तो फिर तो वो सर्विस हो गया सर। एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी।
तो ये सवाल आपके दिमाग में आना स्वाभाविक था कि भैया बोल रहा है एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो इसका मतलब फिर वो तो सर्विस हो जाना था, तो वहां पे भी डेफिनेशन में क्लियर कर दिया एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी। तो सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस टर्म इज डिफाइंड अंडर 2 क्लॉज 102, जो बोलता है सर्विस का मतलब सर्विस मीन्स, तो ये भी एक मीन्स है एग्जॉस्टिव, गुड्स मीन्स सर्विस मीन्स, तो सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विस का मतलब कोई भी चीज जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। हाउएवर इट आल्सो एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, तो सर्विस में भी मनी नहीं आता, सर्विस में भी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स नहीं आते, तो सीधी बात मनी ना गुड्स है ना सर्विस है, सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विस, तो both of them are excluded. So service means anything other than goods but excludes money and securities. However, आप कई बार देखते हैं जैसे कई लोग होते हैं जो करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं। आज आपने किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो आप जानते हैं गांधी जी को तो लेके नहीं जा सकते, वैसे गांधी जी वर्ल्ड में चलते हैं लेकिन मनी के फॉर्म में तो नहीं चल सकते। तो ऐसे इंस्टेंस पे अब आप कोई दूसरी जगह जा रहे हैं, अब आपको डॉलर चाहिए, आपके पास डॉलर नहीं है, अब आप क्या करेंगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? कोई ना कोई एक्सचेंज डीलर के पास जाएंगे ना। कौन एक्सचेंज करता है मनी? तो अक्सर ये काम या तो बैंक करेगा या ऐसे ऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलर्स होंगे जो करेंगे। तो आप एयरपोर्ट में जाएंगे वहां पे ऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलर मिल जाएगा। ऐसे भी जिसको लाइसेंस मिला हुआ है वो ऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलर का काम कर सकता है। अब वो जो ऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलर है उसने इसका काम करना है। अब आपने उससे पूछा भैया $1 कितने का? उसने बोला लेट से 80 रुपए का, ये $1 80 रुपए का। अब आपको थोड़े बहुत चाहिए थे $1000, तो आपने बोला ठीक है भैया $1000 दे दो। उसने बोला पैसे दो, आपने उसको 80,000 रुपए दे दिए। अब जब आपने उसको 80,000 रुपए दिया, उसने आपको $1000 दे दिया। सवाल है डॉलर इज ऑल्सो मनी, गांधी जी इज ऑल्सो मनी, मनी तो ना गुड्स होता ना सर्विस होता, और ये एक्सचेंज कर रहे हो। मैं 100 का नोट दे के 20-20 के 5 लूं या 80,000 दे के $1000 लूं, एक ही तो काम कर रहा हूं क्योंकि आई एम डूइंग एक्सचेंज ऑफ मनी। उनके लिए डॉलर मनी है, मेरे लिए रुपी मनी है। देखा जाए तो ये ना गुड्स है ना सर्विस है, जीएसटी नहीं लगना चाहिए। लेकिन सवाल है जिससे आप डॉलर ले रहे हो क्या वो आपसे 80,000 ही लेता है? नहीं, इस एक्सचेंज को करने के लिए वो आपसे चार्जेस लेता है, कन्वर्जन चार्जेस। वो 80 रुपए तो 80,000 तो लेगा ही लेगा, लेकिन लेट से फॉर एग्जांपल वो बोलता है भैया 5,000 रुपए और लगेगा, आप 85,000 दीजिए एग्जांपल, तब जाके मैं आपको $1,000 दूंगा। आप बोलते हैं भैया $1 तो 80 रुपए का है तो 5,000 एक्स्ट्रा, तो बोले ये कन्वर्जन चार्जेस है। अब आप वो तो दे रहे हो कन्वर्जन चार्जेस 5,000, तो वो एक सर्विस है जो आपको दे रहा है। $1,000 के बदले 80,000 पे कोई जीएसटी लेविएबल नहीं हो रहा है, लेकिन जो 5,000 रुपए आपने उसको दिया वो तो एक सर्विस थी of conversion of money from one form currency denomination to other form currency denomination for which separate consideration is charged। तो ये एक्सचेंज करने के लिए उसने एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए क्या है? दिस विल बी ट्रीटेड एज सर्विस। एक्सचेंज ऑफ मनी इज नॉट सर्विस, लेकिन जो कंसिडरेशन सेपरेटली चार्ज किया वो सर्विस माना जाता है। इट इज लेविएबल टू जीएसटी। अब अगला सवाल आता है जीएसटी किस पे लेगा वो? 85,000 कि 5,000 कि 80,000? अब उस डीलर ने आपसे जीएसटी किस पे लेना है? 85,000, 5,000 कि 80,000? तो सीधी सी बात है 80,000 तो ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी है। अब वो जीएसटी किस पे लेगा, इस सवाल का जवाब आपको मिलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई रूल्स। तो उसके लिए रूल्स बने हुए, तो वहां पे बताया जाता है कि ऐसी सर्विस पे जीएसटी किस पे लेना चाहिए, उसके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया सेट है, वो जब उस चैप्टर में आएंगे तब सिखाऊंगा। टेक्निकली अभी बात करूं तो 80,000 पे तो नहीं लगेगा, जीएसटी लगना चाहिए 5,000 पे। कंसिडरेशन इज 5,000, 80,000 इज नॉट कंसिडरेशन। 80,000 इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ मनी विच इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, तो वो सप्लाई ही नहीं है।
करेक्ट। पर वो सर्विस है, आप बोलोगे ये तो पैसा ही दे रहा हूं, इसलिए क्लैरिफिकेशन के लिए डाला गया सर्विस की डेफिनेशन में। और वो क्लैरिफिकेशन के लिए क्या डाला गया? एनी एक्टिविटी in relation to use of money or its conversion by cash or any other mode from one form currency denomination to other form currency denomination। खाली इतना करते तो वो सप्लाई नहीं होता, ना गुड्स होता, ना सर्विस होता, लेकिन आपने एक काम और कर दिया, यू चार्ज अ सेपरेट कंसिडरेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। जब ये आप करते हैं तो उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। कैसा वाला सप्लाई? सर्विस। अब आपने जो दी है वो सर्विस है, लेविएबल टू जीएसटी। Correct. So any activity in relation to use of money or its conversion from one form currency denomination to other form currency denomination for which separate consideration is charged is treated as service। तो सर ये तो मनी का हुआ, आपने बोला था वो शेयर ब्रोकर ने जो ब्रोकरेज लिया था उस पे भी जीएसटी लगा रहा है, वो तो कहाँ लिखा हुआ है? सर्विस में। या तो मनी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज की तो बात ही नहीं कर रहा है। एक्सप्लेनेशन पढ़ो। तो मनी गुड सर्विस नहीं होता, सिक्योरिटीज गुड सर्विस नहीं होता, लेकिन मनी के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया तो वो सर्विस है। फिर वैसे ही एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स, बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं फ्यूचर में किसी को कंफ्यूजन ना आ जाए, इसलिए कई बार गवर्नमेंट सेक्शंस में डेफिनेशन में ऐसे एक्सप्लेनेशन डालती। तो एक्सप्लेनेशन ज्यादातर क्लैरिफिकेटरी नेचर के होते हैं। तो उसमें क्या बोला? फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। तो फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज का मतलब ही क्या हुआ कि अगर कोई सिक्योरिटीज अरेंज करने का फैसिलिटेशन दे रहा है तो डीमैट वाला मुझे वो फैसिलिटी दे रहा है कि मैं किसी भी कंपनी रिलायंस के शेयर खरीद सकता हूँ, और ये फैसिलिटी देने के लिए वो मुझे कुछ ब्रोकरेज चार्जेस ले रहा है, सर्विस ले रहा है, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, सर्विस इंक्लूड्स, तो वो भी सर्विस माना जाएगा। तो चाहे मनी हो चाहे सिक्योरिटीज हो, 100 का नोट देके 20-20 के 5 ले रहे हो, 20-20 के 5 देके 100 का नोट ले रहे हो, इट इज ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी, ये ना गुड्स है ना सर्विस है। लेकिन $100 के बदले रुपए ले रहे हो, रुपए के बदले डॉलर ले रहे हो, कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, वन डिनोमिनेशन टू अदर डिनोमिनेशन, वन करेंसी टू अदर करेंसी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, तो वो चीज सर्विस मानी जाएगी, लेविएबल टू जीएसटी होके रहेगा। करेक्ट। तो यानी गुड्स क्या है ये भी क्लियर हो गया, सर्विस क्या है ये भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया। बोलिए क्लियर हो गया। तो 252 में गुड्स क्या सीख गए, 2102 में सर्विस क्या सीख गए। एक बार अपन ने डिफाइन करना है। 252 गुड्स का मतलब क्या? गुड्स मींस ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass, trees, things attached to or forming part of land which are severed or agreed to be severed as a part of contract of supply। करेक्ट, ऐसा करके ये गुड्स होता है। फिर सर्विस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 102 which says service means anything other than goods but includes activities in relation to use or conversion of money from one form currency denomination to other form currency denomination for which a separate consideration is charged। ये डेफिनेशन यहीं तक खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद बोलता है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स क्लैरिफाइड है, सर्विस इंक्लूड्स facilitation or arranging of transaction in securities। तो services includes facilitation और arranging of transaction in securities, वो चीज सर्विस का पार्ट हो जाता है। चलिए फिनिश करिए, नोट डाउन करना 2102 एंड 252।
फिनिश्ड, करेक्ट। तो अभी जो अपन देख रहे थे सप्लाई, अपने को वो ए बी सी पूरा सीखना है। तो उसमें जो पहला हमने देखा था, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो जब गुड्स और सर्विस और बोथ की बात करें तब आपको गुड्स क्लियर हो गया, अब आपको सर्विस क्लियर हो गया। अब सवाल है फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। पहली लाइन में यही तीन वर्ड आते थे, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। इसमें आपने फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, गुड्स और सर्विस, ये तीन चीज ही सीखना था। इसमें गुड्स आप सीख चुके, गुड्स के बारे में दिया हुआ 2 क्लॉज 52, सर्विस आप सीख चुके, उसके बारे में दिया 2 क्लॉज 102। तो अब एक ही चीज बचता है, वो है फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझो सेल। सबसे सिंप्लीफाइड मतलब फॉर्म्स ऑफ सप्लाई मतलब आपने कोई भी ऐसी चीज की जो सप्लाई है, सप्लाई का एक तरीका है, जैसे सेल एक एक्टिविटी है। पर सिर्फ सेल, सेल तो होता ही है, लेकिन सिर्फ सेल ही फॉर्म ऑफ सप्लाई नहीं होता। आज कई चीजें हैं जिसको फॉर्म्स ऑफ सप्लाई माना गया। टू बी प्रिसाइज ऐसी 8 चीजें हैं जिनको फॉर्म्स ऑफ सप्लाई माना गया। तो जीएसटी लॉ में सिर्फ सेल करते हैं तब जीएसटी लगेगा ऐसा नहीं है। जीएसटी में फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सेल के अलावा भी बहुत चीजें होती है, और बहुत चीजें मतलब कितनी चीजें होती है, तो बहुत में ऐसी 8 चीजें हैं जिनको फॉर्म्स ऑफ सप्लाई माना गया। तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई का मतलब क्या? तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। तो ये 8 चीजों को फॉर्म ऑफ सप्लाई माना गया। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, ये 8 में से कुछ भी करो, ये सब फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। और ये भी कोई मजे की बात कि ये 8 चीजों को फॉर्म्स ऑफ सप्लाई बोला, लेकिन सिर्फ यही फॉर्म ऑफ सप्लाई होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज ये 8। तो दीज आर जस्ट इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स कि इनको फॉर्म ऑफ सप्लाई बोला जाता है। इसका अलावा भी कुछ करो पर वो सप्लाई की कैटेगरी में आने लायक है तो उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। और उससे भी ज्यादा मजे की बात कि ये 8 में से एक भी वर्ड जीएसटी लॉ में डिफाइंड नहीं है, खाली उसने एक इलिस्ट्रेटिव लिस्ट दे दी कि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में ये सब आ सकते हैं। तो अब इसका मतलब समझना है तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी लॉ नोवेयर डिफाइंस दिस वर्ड्स। तो सेल, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, सेल सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन कि अगर आपने सेल किया, मेरा बिजनेस है टीवी का, मैंने आपको टीवी बेची, आपसे 50,000 रुपए लिए, करेक्ट। तो बिजनेस किया मैंने, 50,000 लिए मतलब कंसिडरेशन, और मैंने सेल किया एक्टिविटी, सब चीज आ गई फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन। क्या इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस, जीएसटी लग के रहेगा। तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, अब फॉर्म्स ऑफ सप्लाई की जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में ये सारी चीजें आ जाती, जैसे कि सेल। तो मैंने सिंपल सा आपको एक टीवी का एग्जांपल दिया, सेम कैन बी द केस कि आज मेरा शॉप है, मैंने शॉप से आपको मोबाइल बेचा, पैसे लिए, फ्री में तो दिया नहीं, तो पैसे लिए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्टिविटी कर रहा हूं सेल, बिजनेस हो रहा है मेरा, और उसमें कंसिडरेशन भी आ रहा है, ऑल 3 टिक एबीसी। और जहां तीनों टिक हो गए तो मैंने जो किया वो सप्लाई है, और सप्लाई है तो लेविएबल टू जीएसटी। लेकिन केवल इतना ही नहीं, आज याद करो जितनी भी ऐसी कंपनियां जिनके ब्रांचेज होती है ऑल ओवर इंडिया, लेट्स टेक अ केस बिग बाजार। आज आप जितनी भी कंपनियां जो ऐसे वेरियस ब्रांचेस के थ्रू ऑपरेट करती है, आप जानते हैं उनका बिजनेस करने का पैटर्न क्या होता है। मान लो एक बिग बाजार रायपुर में, और मान लो एक बिग बाजार है मुंबई में, लेट्स से वो उसकी हेड ऑफिस है। सो बिग बाजार मुंबई उसकी हेड ऑफिस है, बिग बाजार रायपुर एक ब्रांच है। अब रायपुर वाली ब्रांच ने, वहां एक कस्टमर आया, उसको टीवी चाहिए था। लेट्स से बिग बाजार रायपुर के पास वो टीवी नहीं था, तो बिग बाजार रायपुर क्या करेगा, जाके ऐसे टीवी खरीद सकता है क्या किसी से? नहीं। क्या वो लोकल परचेज कर सकता है किसी से? ये ऑप्शन है उसके पास? नहीं। अक्सर ऐसी जितनी भी कंपनियां होती है उनका बाइंग का तरीका क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग, कि वो परचेज एक ही यूनिट करती है और वो यूनिट से पूरे इंडिया में गुड्स जाता है, करेक्ट। तो मान लो वो अक्सर हेड ऑफिस करेगी, तो जो बिग बाजार की हेड ऑफिस थी मुंबई में,
उसने गुड्स को खरीदा। जब उसने गुड्स को खरीदा तो परचेज बिग बाजार हेड ऑफिस ने किया। फिर ये रायपुर वाला जो था उसने टीवी मंगाया, तो मुंबई वाले ने रायपुर वाले को टीवी भेजा, बिग बाजार की एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को टीवी भेजा। स्टॉक ट्रांसफर, इज इट लेविएबल टू जीएसटी? सवाल ये था, बिग बाजार के हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को टीवी भेजा, क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए था? क्या प्री जीएसटी एरा में इस ट्रांजैक्शन पे वैट या सीएसटी लगता था? नहीं। क्यों? क्योंकि वैट और सीएसटी लगने के लिए एक इवेंट होना चाहिए, सेल, तब जाके वैट और सीएसटी लगता था। वहां पे बिग बाजार हेड ऑफिस बोलता था हम जो कर रहे हैं वो सेल थोड़ी है, वो तो स्टॉक ट्रांसफर है, तो स्टॉक ट्रांसफर पे तो जीएसटी लगता ही नहीं, वैट लगता ही नहीं। लेकिन अब आ गया जीएसटी, वो तो वैट के जमाने की बात थी। और जीएसटी जब आया तो उसने ये सेल, मैन्युफैक्चर, सर्विस, ये तो सब वर्ड ही हटा दिए, उसके लिए एक ही धर्म है और वो है सप्लाई। अब जीएसटी वालों ने बिग बाजार से पूछा भैया आपने क्या किया है? बोले मैंने हेड ऑफिस से रायपुर वाली ब्रांच को टीवी सप्लाई किया। बोले आपने सप्लाई किया, आप श्योर है? बोले हाँ, उसका ऑर्डर आया था, एक टीवी चाहिए, हमने उसको टीवी भेज दी। बोले भेज दी को इंग्लिश में बोला, हमने टीवी सप्लाई कर दी। तो बोले आपने सप्लाई कर दिया, आपको पता है जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? बोले नहीं। बोले सप्लाई, जीएसटी लगेगा। इसका मतलब अब हेड ऑफिस ने जब ब्रांच ऑफिस को भी ट्रांसफर किया, इवन दैट इज लेविएबल टू जीएसटी। ट्रांसफर, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सप्लाई। ट्रांसफर मतलब ब्रांच ट्रांसफर में भी स्टॉक ट्रांसफर। तो सबसे बड़ा चैलेंज कि अब एक कंपनी अपनी ही ब्रांच को कुछ सामान बेचती है, इवन वो भी सप्लाई की कैटेगरी में आ गया, लेविएबल टू जीएसटी। अब एक बड़ा चैलेंज होने लग गया कि भैया ऐसा क्यों? यहां पे मैं किसी और को तो बेच नहीं रहा हूं, हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को भेजा, क्यों जीएसटी? बंद करो जीएसटी। तो जो कॉमन बिजनेसेस थे, जो आज तक इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं देते थे, अचानक से जीएसटी आया तो उन्होंने इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स देना पड़ गया। तो उनको लगा जीएसटी समथिंग डेंजरस, क्योंकि मैं अपने ही एक ब्रांच को अगर चीज दे रहा हूं तो यूं समझ लो दूसरा तो कोई है ही नहीं, मैं अपने आप को ही चीज दे रहा हूं। बिग बाजार बोल रहा है मैं अपनी एक जेब से टीवी निकाल के दूसरी जेब में डाल रहा हूं और तुम मुझसे टैक्स मांग लेते हो। ये सब नहीं चल सकता जीएसटी में, बंद करो जीएसटी लो। गवर्नमेंट ने बोला भैया हम ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। बोले इसमें क्या भलाई, एक तो टैक्स लगा रहे हो, बोलते भलाई, ये सब तुम्हारी साजिश है, बंद कर दीजिए जीएसटी। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, 5 मिनट समझ लो कि इस ट्रांजेक्शन पे मैं क्यों टैक्स लगा रहा हूं, और उसके बाद अगर तुम बोलोगे कि इसको टैक्स से हटा देना है तो मैं हटा दूंगा। बोले समझाओ, क्या समझा सकते हो? इस पे तो कोई एक्सप्लेनेशन बनता नहीं है, जीएसटी नहीं लगना चाहिए, बंद कर दो जीएसटी। बोले 5 मिनट मांगा है, 5 मिनट चुपचाप देके बैठ गया। करेक्ट। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे सवाल यह है कि इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगने से फायदा क्या, नुकसान क्या? कोई बता सकता है इस ट्रांजैक्शन को क्यों डाला? अब ऐसे इंस्टेंस पे जैसे देखिए इधर है आपका बिग बाजार मुंबई, क्यों इसको ट्रांसफर माना गया और जीएसटी लगाया गया? अब ये जो बिग बाजार मुंबई है, इधर है बिग बाजार रायपुर। ऑब्वियसली रायपुर वाला ये टीवी को बेचेगा, ये सेल करना चाहता है, पर सेल करने के लिए इसके पास टीवी है नहीं, तो ये टीवी मंगवाएगा। ये टीवी मंगवाएगा किससे? ये टीवी मंगाएगा इससे। तो वो मुंबई वाले से टीवी मंगवाना चाहता है, लेकिन मुंबई वाला टीवी कैसे देगा? उसके पास होना चाहिए ना। उसके पास भी मान लो टीवी नहीं है, तो वो क्या करेगा? खरीदेगा। तो अब बिग बाजार मुंबई वाला ये टीवी को परचेज करेगा, ऐसा ही कुछ होगा। मान लो अब इसने टीवी परचेज करी है, परचेज कितने में? 30,000 रुपए। 30,000 में इसने टीवी परचेज करी। अब जिससे परचेज करी होगी, मान लो किसी महाराष्ट्र वाले से ही लोकल में खरीदा होगा टीवी, तो महाराष्ट्र वाले से जब टीवी खरीदा,
उसने तो उसको टैक्स लगा के दिया होगा। कौन सा टैक्स लगाया? एक लगाया होगा सीजीएसटी, दूसरा लगाया होगा एसजीएसटी महाराष्ट्र। करेक्ट। मान लो 9% 2700 2700 टोटल 35,400 का बिल बना के मिस्टर एक्स ने बिग बाजार मुंबई वाले को टीवी बेचा होगा। ठीक। अब वो एक्स के लिए आउटपुट है, तो आप जानते हैं महाराष्ट्र वाले के लिए इनपुट है, बिग बाजार मुंबई के लिए ये इनपुट है। अब ये जो हेड ऑफिस है, इसने टीवी बेचा नहीं, इसने क्या किया? स्टॉक ट्रांसफर कर दिया। स्टॉक ट्रांसफर सेल नहीं होता, नॉट लेविएबल टू जीएसटी, नॉट लेविएबल टू वैट, जीएसटी का पता नहीं। अब बिग बाजार रायपुर वाला क्या करता है? आगे इस टीवी को सेल करता है क्या? अब इसने इस टीवी को सेल करना है। कितने में सेल करेगा? थोड़ा ये भी तो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। तो मान लो इसने अपना प्रॉफिट जोड़ के 50,000 में वो कस्टमर को टीवी बेची। वन इंडिया वन प्रोडक्ट वन रेट। जीएसटी आने के बाद ये भी खासियत कि पहले वही टीवी हो सकता है उसी स्टेट में कुछ और रेट लगता था, यहाँ पे और, अब तो वन इंडिया वन प्रोडक्ट वन रेट है। तो अगर टीवी का रेट 18 है तो पूरे इंडिया में 18 है, तो रेट वही रहेगा। सीजीएसटी 9% मतलब 4,500, एसजीएसटी छत्तीसगढ़ वाला 4,500, ऐसा करके 59,000 में उसने कस्टमर को दे दिया होगा। करेक्ट। ये काम तो उन्होंने कर लिया होगा एक इवेंट। अब गवर्नमेंट उनको समझा रही है कि ये तो काम तुम करते। बोले हाँ, हमको पता है, बंद करो जीएसटी, ये तो हम जानते हैं अच्छा होगा जीएसटी में। बोले अब अगले महीने की 20 तारीख को आप क्या करोगे? इस जीएसटी का पेमेंट करना है। पेमेंट करना है तो महाराष्ट्र वाला अपना कैलकुलेशन करेगा, छत्तीसगढ़ वाला अपना कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि दोनों का रजिस्ट्रेशन तो अलग अलग है, रजिस्ट्रेशन तो एक नहीं है। करेक्ट। अब जब रजिस्ट्रेशन अलग है, इसने अपना कैलकुलेशन किया। क्या कैलकुलेशन कर रहा है? इससे पूछा गया आउटपुट जीएसटी कुछ है क्या तुम्हारा? सीजी, एसजी, आईजी, टोटल। इससे पूछा गया आउटपुट जीएसटी है क्या? कौन? महाराष्ट्र वाला। महाराष्ट्र वाला बोलता है आउटपुट तो साहब मेरा आएगा नहीं ना, क्योंकि मैं बेचा का हूं टीवी, तो आउटपुट तो कुछ नहीं है मेरा, 0। बोले इनपुट? बोले हाँ वो है साहब, इनपुट है। कितना? 2700 सीजी, 2700 एसजी, टोटल 5400 का इनपुट है। अब क्या करूं इस इनपुट का? आउटपुट तो है नहीं, तो यूज तो होगा नहीं, तो ये आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले महीने। इसका मतलब महाराष्ट्र वाला जब तक बेचेगा नहीं कोई चीज को, तब तक ये इनपुट यूज कर सकता है नहीं। तो मान लो वो हेड ऑफिस ऐसी है जिसका काम सिर्फ परचेसिंग यूनिट है, उसका काम सिर्फ परचेज करने का है, बेचते ऑल ओवर इंडिया की ब्रांचेज है, हेड ऑफिस बेचता नहीं। हेड ऑफिस का काम है ऑर्डर आए किसी भी ब्रांच से तो वो सामान खरीदे और उस ब्रांच को दे दे। करेक्ट। अब इवेंचुअली ये जीएसटी कैरी फॉरवर्ड करेगा। क्या? 2700, 2700, 5400। इसको पे तो कुछ नहीं करना, लेकिन 5400 कैरी फॉरवर्ड करेगा। पता देखो मेरे को 1 रुपया पे करना नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र वाला गवर्नमेंट को बोल रहा है आई एम नॉट लायबल टू पे एनीथिंग टू यू। बोले ठीक है, अब यही कैलकुलेशन छत्तीसगढ़ वाले का भी करो भैया आप। छत्तीसगढ़ वाले का कैलकुलेशन किया गया। ठीक। अब बात छत्तीसगढ़ वाले की, उसका भी कैलकुलेशन करना है। करेक्ट। सेम पैटर्न पे आउटपुट जीएसटी उससे भी पूछा गया कि जो छत्तीसगढ़ वाले तेरा कोई आउटपुट है क्या? तो उसने बोला साहब मैं तो टीवी बेचता हूँ ना, आप नहीं बेचते तो क्या हुआ, मैं तो काम का हूँ। एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल। बोले तूने टीवी बेचा कितने में? बोले मैंने 50,000 में बेचा है। मेरा आउटपुट 4500, 4500, 9,000। बोले तेरा कोई इनपुट है क्या? बोले इनपुट ये क्या होता है साहब? बोले तेरे को इनपुट नहीं पता? बोले साहब हमने आज तक कभी खरीदा ही नहीं है, तो इनपुट क्या पता रहेगा हमको। बोले तो खरीदता कौन है? खरीदते तो हमारे साहब है जो हेड ऑफिस में बैठे, वो खरीदते हैं, हम तो कभी खरीदते ही नहीं है। तो मतलब तेरा कोई इनपुट नहीं है।
छत्तीसगढ़ वाले का कोई इनपुट है? कोई इनपुट नहीं, इनपुट 0। चल रहा 9,000 रुपए जीएसटी पेबल, कितना आ गया? 4,500, 4,500, 9,000। अब जरा सोचिए हुआ क्या। इधर 9,000 रुपए छत्तीसगढ़ वाले ने तुरंत बोला कि साहब जीएसटी का पेमेंट करना है, आज 20 तारीख है। छत्तीसगढ़ वाले के पास तो पैसा है नहीं, वो पैसा भी महाराष्ट्र वाले से ही मंगाएगा कि साहब हेड ऑफिस को फटाफट पैसा दो, जीएसटी पे करना है। 20 तारीख को महाराष्ट्र वाले ने 9,000 दिया, छत्तीसगढ़ वाले ने वो 9,000 पे कर दिया गवर्नमेंट को और अपना रिटर्न फाइल कर दिया। अब इधर छत्तीसगढ़ से आउटफ्लो कितना हो गया? 9,000 रुपए जीएसटी के नाम पे। महाराष्ट्र वाले बोलते लेकिन हमारी जेब से तो कुछ नहीं गया। बोले तुम बेवकूफ हो, गवर्नमेंट ने बोला तुमने हमको कोई पैसा नहीं दिया, ऐसा तुमको लगता है? तुमने वो टीवी खरीदी थी, ये 5,400 इनपुट पड़ा है। बोले हाँ वो तो पड़ा है। ये यूज कैसे करोगे? बोले यूज कैसे करोगे मतलब आज तक तू टीवी बेचेगा कभी? बोले हमारी तो हेड ऑफिस है, सब हम बेचते हैं ही नहीं, तो जो भी इनपुट आएगा वो तो तेरे पास पड़ा रह जाएगा, तू यूज कैसे करेगा उसको? बोले ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं साहब, प्लीज थोड़ा सा मदद कर दो इसमें। इसका मतलब इधर से 5,400 इसकी जेब से चला गया, ब्लॉक हो गया, क्योंकि टीवी खरीदा था तो पैसा तो 35,400 दिया था, 5,400 इधर ब्लॉक हो गया, उधर 9,000 चला गया। इवेंचुअली उसको तो टीवी 35,400 की पड़ गई। उसने सोचा था मैं 20,000 प्रॉफिट कमाऊंगा, 35,400 में खरीद के वो 50,000 में बेच रहा है, ये 5,400 तो उसका प्रॉफिट कम हो गया, और 9,000 वो तो चलो कस्टमर से लिया और दे दिया, पर 5,400 तो उसका प्रॉफिट पे इफेक्ट डाल दिया। अब गवर्नमेंट, अब उसी ने पूछा साहब इसकी कुछ मदद करो, फिर कैसे करें? बोले इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको सप्लाई मान लो। बोले किसको साहब? ये वाला चीज जो तुमने किया इसको सप्लाई मान लो, सप्लाई, स्टॉक ट्रांसफर। लेकिन साहब मैं अपने आप को दे रहा हूं, मैं क्यों सप्लाई मानूं? तुम डबल बेवकूफ हो, अभी तक तुमको समझ नहीं आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बोले अच्छा चलो मानो, आप पहले समझा लो पूरा कि अगर सप्लाई हुआ तो क्या होगा। बोले अब एक पल के लिए मान लो कि तुम इसको स्टॉक नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, तुम इसको बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? बोले साहब वो तो मेरा ही बच्चा है, क्या बेचूंगा उसको? बोले मान ले बेच रहा। बोले कितने में? बोले सब मानना है तो कोई वैल्यू भी मान लो, कोई भी एक वैल्यू मान लो। तो मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 30 में खरीद रहा है, 50 में बेच रहा है, तो भैया दोनों ब्रांड मिल बांट के रख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा प्रॉफिट एक ही को दिखे। तो बोले चलो एक वैल्यू मान लेते हैं 40,000। कैसे वैल्यू निकलता है इस केस में भी वो सीखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई टॉपिक में। अभी हमारा मकसद वैल्यू क्या होगा इस पे फोकस करना नहीं है, इस कंसेप्ट पे टैक्स क्यों लग रहा है ये समझना फोकस है। 40,000 माना गया। अब सोचिए 40,000 का क्या करना। अब यही ट्रांजेक्शन में 40,000 में बेचा जाएगा, तो अब सोचिए इंपैक्ट क्या पड़ेगा, व्हाट विल बी द चेंज। अब 40,000 में बेच रहा है कौन? मुंबई वाला महाराष्ट्र वाले को, यानी अब देखो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू है 40,000, यहाँ पे अब वो कौन सा टैक्स लगाएगा? महाराष्ट्र वाला छत्तीसगढ़ वाले को दे रहा है तो पक्की बात है अब आईजीएसटी लगाएगा, और रेट तो वही रहेगा 18%। 7,200, 47,200 में महाराष्ट्र वाले ने रायपुर छत्तीसगढ़ वाले को दिया होगा। छत्तीसगढ़ वाला बोला घर का हो के घर वाले से पैसे लेता है। गवर्नमेंट ने बोला ये इमोशनल बात है बाद में, पहले 47,200 दे इसको। अब जब 47,200 दिया, अब वापस से दो, बस यही एक चेंज हुआ कि अब 47,200 छत्तीसगढ़ वाले ने महाराष्ट्र वाले को देना। अब कैलकुलेशन में क्या बदलाव आएगा? अब वापस उससे पूछा गया बता तेरा आउटपुट जीएसटी क्या? महाराष्ट्र वाले ने बोला साहब मेरा सीजीएसटी तो कुछ नहीं, और आपकी वजह से मेरा आईजीएसटी आ गया 7,200। बोले इल्जाम मत लगा, कैलकुलेशन कर। 7,200 टोटल आ गया 7,200। क्या तूने खरीदते वक्त कोई टैक्स दिया था? बोले हाँ साहब वो दिया था ना, टीवी खरीद के लाया था तो लोकल टैक्स सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी मैंने टैक्स के नाम पे दिया था। अब क्या इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी से यूज हो सकता है क्या? थोड़ा याद करो, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन। क्या सीजीएसटी आईजीएसटी से यूज हो सकता है? क्या एसजीएसटी आईजीएसटी से यूज हो सकता है? द आंसर टू इट इज 100% यस। मनाही सिर्फ किस में है? मनाही सिर्फ किस में है? सीजीएसजी से यूज नहीं होगा, एसजीआईजी से यूज नहीं होगा।
पर आपस में तो यूज हो ही सकते हैं, करेक्ट। तो अब इनपुट जीएसटी में पहले उससे पूछे क्या आपके पास आईजीएसटी का कोई इनपुट है मैनर ऑफ सीक्वेंस में, यूटिलाइजेशन में, तो बोले आईजीएसटी का तो कोई इनपुट नहीं है साहब मेरे पास। क्या तेरे पास अगला सीजीएसटी का इनपुट है, बोले हाँ साहब 2700 का है, बोले खा जा उसको, यूज कर ले। एसजीएसटी है, बोले हाँ साहब वो भी है, वो भी यूज कर ले 2700, तो यानी ये टोटल 5400 पूरा यूज कर ले। अब तेरा जीएसटी पेबल कितना आ रहा है वो बता, तो 5400 का यूज करेगा, अब जीएसटी पेबल आ गया 1800, ये 1800 आईजीएसटी के नाम पे हमको दे दे। महाराष्ट्र बोलता देखा अभी तक मैं एक भी रुपया नहीं दे रहा था, अभी 1800 मांग लिया, अब बोलते फायदा होगा, फायदा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तुम बेवकूफ नंबर 3 हो, 1800 रुपए हमको आईजीएसटी के नाम पे दो। बोले अब बोल रहे हैं तो दे दो चलो, नहीं नहीं पहले आगे समझाओ, जब तक बेनिफिट नहीं होगा नहीं देंगे। अब यही कैलकुलेशन तू छत्तीसगढ़ का कर, छत्तीसगढ़ वाले से पूछा तेरा कोई आउटपुट है, बोले हाँ साहब बताया तो था, भूल जाते हो 4500 में टीवी बेचा था, 9000 का आउटपुट है। अब उससे पूछा तेरा इनपुट है कुछ, बोले क्या बताऊं साहब, घर वाले के नहीं रहे, हम ही से पैसा ले लिया था। बोले टैक्स दिया था तू, कौन सा, बोले साहब वो आईजीएसटी ले लिया था मुझसे 7200, क्रेडिट ले ले उसका। अब इनपुट आईजीएसटी, क्या आईजीएसटी का इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के आउटपुट से यूज हो सकता है? आईजीएसटी यूनिवर्सल डोनर है, ब्लड ग्रुप में ओ पॉजिटिव, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ऐसा ही कुछ होता है क्या? अब आईजीएसटी वाला जो 7200 टैक्स दिया था, बोलेगा मैं दोनों से यूज कर लेता हूँ। अभी अपन चलो मान लो बराबर बराबर यूज कर लेते हैं, तो 7200 जो उसने दिया था 3600 इधर यूज करेगा, 3600 इधर यूज करेगा, तो 7200 टोटल इनपुट उसने यूज कर लिया। अब बता तेरा जीएसटी पेबल क्या है? जीएसटी पेबल यहाँ पे आया 900, यहाँ पे आया 900, यहाँ पे आया टोटल 18, छत्तीसगढ़ वाले ने 1800, उसको समझ नहीं आया, बोले ये क्या किया आपने? बोले कल तक तू 9000 टैक्स दे रहा था, अब तेरे को 1800, लेकिन साहब वहां पे भी तो टैक्स दिया हूं मैं महाराष्ट्र में। तुम बेवकूफ नंबर 4 हो, तुमको अभी तक समझ नहीं आ रहा है। पहले केस में तुमने इधर 9000 दिया और इधर 5400 जो दिया है वो ब्लॉक कर दिया अपना, तो टोटल 14400 रुपए तुम्हारे जेब से चले गए। ये 5400 कभी यूज नहीं कर सकता और वो 9000 तेरी जेब से चला गया। यहां पे हमने तुझसे यहां पे फर्स्ट वाले केस में 1800 मांगा, सेकेंड वाले केस में 1800 मांगा, टोटल तेरी जेब से जा कितना रहा है 36। और रियल मायने में जीएसटी का मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स। तूने वैल्यू एडिशन कितना किया था? 30,000 में खरीद के 50,000 में बेचा था, यही तेरा ओरिजिनल मतलब था। बीच का तो भूल जा जो आपस में एक दूसरे को किया। 30 में खरीद के 50 में तूने बेचा, तेरा वैल्यू एडिशन कितना था? 50,000, 20,000। जो 20,000 तेरा वैल्यू एडिशन था उसी पे तो टैक्स देना चाहिए था 18% से 3600, वही तो ले रहे। साहब जीएसटी रहने दो, इसको सप्लाई मान लो, हमें तैयार। अब तुम समझदार नंबर 1 हो, करेक्ट। तो इसलिए ट्रांसफर फॉर्म्स ऑफ सप्लाई का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता, सेल तो होता ही है, सेल के साथ साथ दूसरी चीज जो होती है वो है ट्रांसफर। तो बोलो सेल और ट्रांसफर ये दोनों क्लियर है, कोई डाउट इस पे? तो आज अपन ने 7-1 ने देख लिया, गुड्स देख लिया, सर्विस देख लिया, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में 2 फॉर्म देख लिए, सेल और ट्रांसफर। इसी को अपन अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चाहे तो आप ये एग्जाम्पल नोट करना।